और थोड़ा इजी भी है। एग्जाम इसी तरह का होना चाहिए। तो देखिए पहला प्रश्न किस तरीके से है और आप भी देखें कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने पहला प्रश्न होगा, क्या है कि आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित है। एक बार बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है कि आत्म सिद्धिकरण की आवश्यकताएं संबंधित है किससे? तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, क्षेत्र सिद्धांत से, सूचना प्रक्रियाकरण सिद्धांत से, या फिर मास्लो के मानवतावादी सिद्धांत से। तो आप सभी जानते हैं कि इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा कौन सा ऑप्शन? डी आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। कौन सा? डी ऑप्शन, डी आंसर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, सुनो इसमें पेन, चलिए तो पहले क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन। इसमें सुनो एक मिनट प्रभा, निशान के लिए कैसे करना है, इसका हो ही नहीं रहा यहाँ से, माउस देना जरा, वहां तो आ रही है ना, ऑनलाइन पर है ना, लाइव है ना। चलिए तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का आप सभी को बहुत इजी से पता चल गया होगा कि आत्म सिद्धि की आवश्यकताएं संबंधित है मास्लो के मानवतावादी सिद्धांत, यानी कि डी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का सही जवाब है। बात करते हैं संवेदी स्मृति किसे कहते हैं। संवेदी स्मृति किसे कहते हैं? तो समझिएगा, तत्कालीन स्मृति को, अल्पकालीन स्मृति को, दीर्घकालीन स्मृति को, या इनमें से कोई नहीं। तो संवेदी स्मृति का तात्पर्य क्या होता है कि जो हमारी संवेदी अंग है उसके द्वारा हम किसी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो बहुत ही अल्पकालीन स्मृति के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन है। जिन्होंने भी बी आंसर लगाया होगा एकदम सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी ऑप्शन है, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप सभी के सामने क्या आया है आज के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर थर्ड आया है क्या कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कौन से कथन सृजनात्मकता तथा बुद्धि के संदर्भ में सत्य है? तो देखिए सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है, फर्स्ट ऑप्शन। बी क्या है कि बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कहता है कि सृजनात्मक परीक्षण में अपसारी चिंतन का उपयोग होना, जबकि बुद्धि परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो सृजनात्मक बुद्धि आप सभी ने पढ़ी होगी, सृजनात्मकता क्या है, बुद्धि क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसने पूछा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। चलिए आप भी बताते जाइएगा कि आपने क्या आंसर दिया है। ठीक है ना, चलिए तो एक बार मुझे बता दीजिएगा कि आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर। चलिए तो देखिए इस प्रश्न में आप देखिएगा सृजनात्मकता व बुद्धि के बीच सकारात्मक संबंध है। ये बात सत्य है। यदि कोई व्यक्ति किसी भी कार्य पर चिंतन करता है या उस कार्य को भिन्न भिन्न आधार पर करने की कोशिश करता है तो उसका संबंध कहीं ना कहीं बुद्धि से भी होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? दूसरा कि बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि जो व्यक्ति है वो सृजनशील होगा। चलिए देखते हैं सी आंसर, यानी कि थर्ड ऑप्शन कहता है कि सृजनात्मक परीक्षणों में अपसारी चिंतन का उपयोग होता है, जबकि बुद्धि परीक्षणों में किसका प्रयोग होता है? बुद्धि परीक्षणों में होता है आपका किसका? अभिसारी चिंतन का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का पहला और तीसरा ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई इसमें सेकंड ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, बी ऑप्शन कुट में आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। भैया ये लॉक हो क्यों नहीं रहा इसमें? इसको यदि हम एक सेकंड गाइस, यदि हम इससे क्या कहते हैं टिक कर रहे हैं ऑप्शन को, तो हो नहीं पा रहा है ये पीडीएफ में मैंने पहले किया है। चलिए तो देखिए आप जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार देख लीजिएगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूं कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। पहला और तीसरा इसका सही आंसर है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथा प्रश्न क्या आया है आपके एग्जाम में कि चेतना का वह स्तर जो अचेतन मूल प्रवृत्ति
और पार्श्विक आंत्रनोदों का भंडार है, यानी कि इच्छाओं की जननी है। तो वह कौन सा है? तो आप सभी ने फ्रॉइड का सिद्धांत बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझाया भी है। अचेतन, पूर्व चेतन या चेतन? तो आप सभी जानते हैं ये इदम में होता है, अचेतन में होता है या शेष अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? ए आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और एक बार इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा कि जो भी यूपी टेट का एग्जाम देने वाले हैं या फिर जिन्होंने यू टेट का एग्जाम दिया है वो एक बार चेक कर ले कि उनके आंसर कितने ठीक हैं। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम बात करते हैं कि वह रक्षा युक्ति जिसमें दुश्चिंता उत्पन्न करने वाले व्यवहार और विचार की पूरी तरह से चेतना के स्तर में विलुप्त कर दिए जाए तो उसे क्या कहा जाता है? अस्वीकरण, दमन, प्रेक्षण या युक्तिकरण? तो देखिए इसे युक्तिकरण में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6, किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अन्यता संकट की बात की है? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अल्फ्रेड एडलर, सिगमंड फ्रॉइड, एरिक एरिक्सन या इनमें से कोई नहीं? क्लियर नहीं दिख रहा है? देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे, अब देखिएगा, आप बताइएगा एक बार, क्लियर दिख रहा है? किसने व्यक्तित्व के सिद्धांत में अन्यता संकट की बात कही है? तो एडलर, फ्रॉइड, एरिक्सन या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके सामने थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जिन्होंने अन्यता संकट की बात की है वो है अल्फ्रेड एडलर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ए आंसर दिया है बिल्कुल श्योर होके टेंशन फ्री हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लें। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। आत्म का तात्पर्य क्या है? तो आत्म यानी कि स्वयं की अनुभूति से होता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने बड़ा कर दिया है, देखिएगा। आत्म का तात्पर्य तो व्यक्ति के उन गुणों से है जो अन्य दूसरों से भिन्न करते हैं। बी, व्यक्ति के उन पक्षों से है जो किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक समूह से समृद्ध करते हैं अथवा जो ऐसे समूह में व्युत्पन्न होते हैं। या फिर सी, अपने संदर्भ में व्यक्ति के सचेतन अनुभवों, विचारों, चिंतन एवं भावनाओं की समग्रता है। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है, आत्म से जो तात्पर्य होता है उसमें आपने देखा होगा स्वयं के अनुभव होते हैं, विचार होते हैं, अपनी चिंताएं, भावनाएं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का 99% बिल्कुल करेक्ट है। 1% मान लीजिएगा कि बी ऑप्शन को माना जाए, लेकिन नहीं, वैसे 100% आप मान के चलिएगा कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो देखिए इसके अंतर्गत, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 8 आप दिख रहा होगा आप सभी को। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं? 4 ऑप्शन। इसके अंतर्गत शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों घटक आते हैं। बी, किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अन्य होती है। सी, इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तित नहीं होती हैं। अब आप जानते हैं कि जो व्यक्तित्व होता है वो समय के साथ साथ निखरता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका गलत है, तो सी आंसर गलत है, तो डी ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होना चाहिए? ए या बी? सी ऑप्शन गलत, तो डी आंसर बिल्कुल भी नहीं बनता कि उपयुक्त सभी नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व निकल कर आता है वो उसके मनोवैज्ञानिक और साथ ही साथ शारीरिक यानी कि अनुवांशिक घटकों पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है किसे? तो रेमंड कैटल को, अल्फ्रेड को,
आइसेनिक को या फिर सिगमंड फ्रायड को? तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा जवाब क्या है इस प्रश्न का आंसर। आपने सभी ने जाना होगा कि ऑलपोर्ट ने व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताया है, तो यहाँ राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 9 का एकदम सही जवाब जिन्होंने भी बी ऑप्शन लगाया होगा ऑलपोर्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है। प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया है। तो पावलोव ने, स्किनर ने, बंडूरा ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट कर करके बताइएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम मैंने आप सभी को बताया भी है, ये किसी भी सिद्धांत का उपनाम है। मैंने सिद्धांत भी आपको बताए, उस सिद्धांतों को किस किस उपनाम से जाना जाता है ये भी मैंने आपको बताया। तो जल्दी से बताइएगा पावलोव, स्किनर या बंडूरा किस सिद्धांत में आता है प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत? तो जल्दी से कमेंट करें और बताएं सही जवाब। देखें क्या आंसर आप सभी ने दिए होंगे। 10 का ए आंसर मुझे मिला है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने भी प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया है पावलोव ने किया है या फिर सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन बंडूरा होगा। बंडूरा, ठीक है, बंडूरा यानी कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत को प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसीलिए आपका 10 का सी आंसर क्या होता है, एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी डैश का संकेतक है। किसका? तो तीक्ष्ण संज्ञानात्मक योग्यता, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, अधिक व्यस्त कार्यक्रम या माता पिता को प्रभावित करने की इच्छा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जल्दी जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए इसका। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने, जल्दी से देखें और बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है। कि एक बालिका अपनी परीक्षा के लिए बहुत मेहनत करती है, उसका यह व्यवहार उसकी डैश का संकेतक है। किसका? तो ये ABCD 4 ऑप्शन आप सभी के सामने क्या होना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या है कि पहले ऑप्शन में क्या है, संज्ञानात्मक योग्यता को निम्न स्तर पर लाया जा रहा है, लेकिन मेहनत बहुत कर रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा, यानी कि बी ऑप्शन जिसने भी लगाया होगा एकदम सही आंसर है। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा है क्या, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? तो देखें जल्दी से बताएं, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी या वैज्ञानिक? तो जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। क्या क्या किया है आपने एग्जाम में, या यदि आ जाए इस तरह का क्वेश्चन तो आप क्या आंसर लगाते? जल्दी से दें, बताएं और सही आंसर क्या हो सकता है ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पर प्रणव, बिल्कुल देखिए व्यवहारवादी आंसर मुझे मिल गया है, बी आंसर भी मुझे मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह मुख्य विशेषता किस अधिगम की है? तो ये व्यवहारवादी, यानी कि व्यवहारवादी अधिगम की है। ए आंसर 100% बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ है क्या? नकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ है ए, कोई भी उद्दीपन प्रस्तुत ना करना, बी, अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, सी, दंड देना, या फिर डी, अप्रिय उद्दीपन को समाप्त करना। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने क्या किया है आपने एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन में क्या आंसर आ सकता है? तो जल्दी जल्दी से जवाब दें, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? नकारात्मक पुनर्वलन, आप सभी जानते हैं कि सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य 3 तरीके के पुनर्वलन होते हैं। अब बात की है यहाँ पर नकारात्मक पुनर्वलन के अर्थ की। चलिए, तो यहाँ पर आप सभी ने बहुत बढ़िया दीक्षा, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि अप्रिय उद्दीपन, वहां पर क्या होगा, उसे नकारात्मक, कहीं ना कहीं इसको नुकसान होगा जो भी उसने सीखा है,
पूर्व में जो सीखा वो ज्ञान कहीं ना कहीं आगे वाले ज्ञान में क्या है, उसको हानि पहुंचाएगा। तो अप्रिय उद्दीपन प्रस्तुत करना, बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बी आंसर एकदम इसका सही आंसर है। आगे देखिए, अभिक्रमित अधिगम, अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो क्षेत्र सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, गस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन। तो जल्दी से बताइएगा कि अभिक्रमित अधिगम निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आप बता सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने, जल्दी से कमेंट करें और आंसर दें। अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत पता है ना, कौन से सिद्धांत को कहा जाता है, किस सिद्धांत को कहा जाता है? क्षेत्र, क्रिया प्रसूत, गस्टाल्ट या शास्त्रीय अनुबंधन। तो यहां यदि जिसने भी किया होगा स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ये बिल्कुल सही है, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 समझिएगा क्या कहता है। देखिएगा, गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है तथा इसके बाद छात्र को पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहता है। इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह नियम है कौन सा? निकटता का नियम, पुनर्वलन का नियम, तत्परता का नियम या अभ्यास का नियम। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। क्या किया है आप सभी ने? भाई क्वेश्चन नंबर आप सभी के सामने 15 और आप सभी को देना है इसका जवाब। जल्दी से कमेंट में बताइए कि गणित का एक अध्यापक कक्षा में कुछ प्रश्न कराता है और उसके बाद क्या है कि पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए भी कहता है। तो इस स्थिति में छात्र जिस नियम का पालन कर रहे हैं वह कौन सा नियम है? तो बहुत बढ़िया स्वाति वर्मा, नमित, एकदम सही आंसर है। उस नियम को अभ्यास का नियम कहते हैं, क्योंकि आपने देखा क्लास वर्क में आपको काम कराया जाता है, फिर अभ्यास के तौर पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उसमें अभ्यास की बच्चे ने कितना सीखा। तो डी आंसर बिल्कुल सही जवाब है एकदम। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, अभिरुचि का अर्थ है, अभिरुचि का अर्थ है क्या? तो किसी व्यक्ति द्वारा, अभिरुचि, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझ लीजिएगा। अभिरुचि का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं में से स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता। या बी, किसी व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार कि वे विशेषताएं जो उसे अन्य व्यक्ति से भिन्न बनाती हैं। सी, किसी व्यक्ति की कौशल के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता। या फिर डी, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा चुनौती, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, अभिरुचि का अर्थ क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा। अभिरुचि का अर्थ है, तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इसका सही आंसर क्या होगा ये आप सभी को देना है। तो देखिए, अभिरुचि में क्या होता है कि हमें कौन किस तरीके से अपनी, देखिए पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है, और ये पसंद नापसंद आपके पर्यावरण के द्वारा, आपको स्वयं के अभिप्रेरित के द्वारा आपके अंदर ये रुचि पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का यदि फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन भी गलत है, सी भी गलत है, लेकिन डी आंसर पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने उपलब्ध होने वाले संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता अभिरुचि कहलाती है, यानी कि डी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो डी आंसर एकदम करेक्ट, जिन्होंने भी किया है बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाएं एकत्रित करता है? व्यक्ति अध्ययन, आत्म प्रतिवेदन, साक्षात्कार या फिर प्रेक्षण विधि। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा जवाब? आंसर दीजिए भाई, क्या हो सकता है इसका सही जवाब, आप सभी को बताना है। निम्नलिखित में से किस विधि में परीक्षणकर्ता
व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचनाओं को इकट्ठा करता है, एकत्रित करता है, तो व्यक्ति अध्ययन विधि, आत्म प्रतिवेदन, साक्षात्कार या प्रेक्षण। तो देखिए क्या आंसर आप सभी के मिलते हैं। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बैठे हों, दो या दो से अधिक, तो वहां पर एक व्यक्ति क्या करता है, क्वेश्चन करता है, दूसरे व्यक्ति उन सूचनाओं का क्या है, उन सूचनाओं को देने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर वार्तालाप के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करना क्या कहलाता है। बहुत बढ़िया जवाब, सी आंसर, साक्षात्कार। एकदम सही बताया आप सभी ने। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या आया है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा, विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। विकास के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात विकास गर्भाधान से प्रारंभ होकर वृद्ध अवस्था तक सभी आयु समूह में होता है। सेकंड, विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। सी, विकास एक आयामी है। डी, विकास अत्यधिक लचीला या संशोधन युक्त होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो विकास से संबंधित नहीं है। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया आंसर पढ़ना बहुत अच्छे से दिया है आपने, क्योंकि विकास एक आयामी नहीं होता है, विकास बहुआयामी होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी 18 का सी ऑप्शन लगाया एकदम करेक्ट है, सी आंसर एकदम सही जवाब। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास। देखिएगा, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जिसमें प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व की भावना उत्पन्न होती है, वह कौन सी अवस्था है। संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है और जल्दी से बताएं आप क्या कर आए। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में प्रतीकात्मक विचारों का विकास तथा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर ए आंसर मुझे मिला है, ए आंसर। आप जानते हैं कि प्रतीकात्मक विचार किसे कहते हैं। प्रतीकात्मक विचार का संबंध क्या होता है कि निर्जीव को सजीव समझ लेना, निर्जीव को सजीव समझ लेना। जैसे कि बच्चे खेलते हैं और बच्चे खेलते खेलते बोलते हैं कि मेरी गुड़िया को लग जाएगी, या फिर ये पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ए ऑप्शन नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होना चाहिए दीक्षा, संवेदी प्रेरक अवस्था। बिल्कुल नहीं, इस क्वेश्चन का सही जवाब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, जिसमें प्रतीकात्मक विचार बच्चे के मन में आते हैं। प्रतीकात्मक विचार का मतलब है कि जो बच्चों के सामने वो उसी को सत्य मानते हैं। जैसे कि बाहर में उनको अंतर करना नहीं आता है। बच्चों के सामने एक तरफ क्या है, रुई रख दो और एक तरफ 1 किलो का कोई लोहे का बाट रखो तो बच्चा रुई को अधिक बताएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा, एकदम सही जवाब होगा। संवेदी प्रेरक बिल्कुल भी नहीं, जिन्होंने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20, जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवन प्रारंभ से होता है तथा यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः कहलाता है क्या। बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, प्रौढ़ अवस्था या किशोर अवस्था। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब क्या होगा इसका सही आंसर। आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवन आरंभ से होता है और जब यौन परिपक्वता तथा प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, साधारणतः कहलाती है क्या। तो बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, किशोर अवस्था। बहुत बढ़िया, जिन्होंने भी डी ऑप्शन लगाया एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा इसका जवाब क्या होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन 21 में देखिएगा, किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है। किशोर अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है, जल्दी से देखिए और बताएं। एक काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित हैं जितने कि वे स्वयं।
बी ऑप्शन कहता है कि किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। सी, व्यक्तिगत दंत कथाएं प्राय किशोरों की डायरी का भाग होती है। या डी, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब 21 का क्या होना चाहिए सही आंसर। बहुत इजी है, आसानी से आप दे सकते हैं इसका आंसर। जल्दी जल्दी से बताएं भाई, क्या दिया है आपने क्वेश्चन नंबर 21 का? जिन्होंने भी दिया होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ये सारी की सारी जो संबंध है किशोर अवस्था से है, और ये ए बी सी तीनों ठीक है, तो डी आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन समझ लीजिएगा क्या है, और इसमें थोड़ा डाउट भी हो सकता है। डाउट क्यों होगा मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए निद्रा संबंधी विकार है, मानसिक विकार है, या आहार ग्रहण संबंधी विकार है, शारीरिक विकार है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं एनोरेक्सिया जो विकार है ना, इसमें व्यक्ति को क्या होता है कि इसे व्यक्ति को अंदर ही अंदर ये एक मानसिक विकार भी माना गया है। मानसिक विकार क्यों माना गया है कि इसमें व्यक्ति खाना बंद कर देता है। उसे लगता है कि मैं खाना खाने से मोटा हो जाऊंगा, या मेरे अंदर और अधिक विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो एक तरीके से मानसिक विकार है, लेकिन इसका संबंध आपके भोजन से है, तो सी आंसर बिल्कुल सही होगा कि आहार ग्रहण संबंधी विकार। दो ऑप्शन इसके हो सकते हैं, यदि क्वेश्चन को देखें तो सी आंसर 99% बिल्कुल सही है कि आहार ग्रहण संबंधी विकार है, लेकिन ये विकार मानसिक विकार भी है। तो इसमें ए बी और सी इनमें डाउट हो सकता है, लेकिन श्योर जो होना चाहिए वो सी आंसर आहार ग्रहण संबंधी विकार। तो समझ में आ गया होगा 20 सेकेंड का। जल्दी से दीजिएगा जवाब भाई। एनोरेक्सिया जो विकार है वो आपकी भोजन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजों को बच्चा इग्नोर करने लग जाता है कि इसे खाने से मोटापा बढ़ता है, इसे खाने से क्या होता है, तो ये आहार संबंधी विकार है, लेकिन ये मानसिक विकार में आता है। तो बी और सी दोनों, देखिए बी भी हो सकता है सी, लेकिन सी अधिकतर चांस है इसके। ठीक है, अब आयोग क्या मानता है देखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आप सभी को देना है। अच्छा कृतिका, देखिए मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? पुनर्जनन, प्रकाश अनुकूलन, तम वेनुकूलन, या संतृप्ति। तो देखें और बताएं क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। क्या दिया है आपने क्वेश्चन नंबर 23 में, क्या कर आए हैं आप? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखें आप सभी के कमेंट्स क्या कहते हैं, आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ लीजिए। मंद प्रकाश के प्रभावन के बाद तीव्र प्रकाश समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चार आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है आपके अकॉर्डिंग, क्या आपने लगाया है? तो देखिए इसका संबंध किससे है कि मंद प्रकाश, आपने देखा होगा कि जब एक कमरे में कोई चूहा, क्या है, चूहा घूम रहा हो और वहां लाइट बंद हो, तो अचानक से यदि आप लाइट जला देते हैं तो चूहा क्या करता है, वहां से भाग जाता है। तो इसका संबंध किससे है? प्रकाश अनुकूलन से है। उसका संबंध प्रकाश उसको प्रभावित करता है, ठीक है, उसकी रोशनी उसको प्रभावित करती है। तो बी आंसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने देखिएगा क्या है। निम्नलिखित कौन सा निम्नांकित कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? ए, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। बी, अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित हो रहता है। सी, अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी जानते हैं अधिगम में क्या होना चाहिए, व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये सदैव किस तरह से रहता है। तो जल्दी से कमेंट करें क्या किया है आप सभी ने। चलिए, ये जो कृतिका एग्जाम हुआ है यूटेट उत्तराखंड टेट का है। ठीक है, उत्तराखंड टेट का एग्जाम था और पेपर बहुत अच्छा आया हुआ है, तो आप चेक भी कर सकते हैं और आपकी तैयारी और अच्छी भी हो सकती है यूपी टेट एग्जाम्स के लिए। और जो टेट का एग्जाम, उत्तराखंड टेट का एग्जाम देकर आए हैं, वो प्लीज एक बार चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठते हैं।
चलिए, तो यहाँ पर देखिए आप सभी जानते हैं कि भाई व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है वो लगातार बना रहता है, स्थायी परिवर्तन माना गया है। यानी कि ए बी सी डी चारों के चारों ऑप्शन इसमें ठीक है, ए बी सी तीनों ठीक है, तो डी ऑप्शन अपने आप में सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी आंसर एकदम करेक्ट है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने क्या है कि निम्नांकित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो देखिए, परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत या व्यवस्थित। तो औपचारिक मूल्यांकन तो आप जानते हैं जिसमें आप चिंतन के द्वारा मूल्यांकन करते हैं, जिसमें तर्क करते हैं। तो निम्नांकित में कौन औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं होनी चाहिए? तो परिवर्तनशील, वस्तुनिष्ठ, मानकीकृत या व्यवस्थित। तो जल्दी से आंसर दें, क्या किया है आपने? क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होना चाहिए आंसर? आंसर दीजिएगा सभी। और आपको बताया सीडीपी का जो पेपर है बहुत इजी है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन हाँ जिसने तैयारी की है वो आसानी से 25 प्लस मार्क्स ला सकता है। 25 का बी आंसर मिला है मुझे, वस्तुनिष्ठ। बाकी जल्दी जल्दी से दीजिएगा जवाब। देखिए, बी आंसर भी मिला है मुझे। और औपचारिक में आप जानते हैं, देखिए परिवर्तनशील होना बिल्कुल सही बात है कि इसमें आप किसी भी तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। बात करें मानकीकृत, सी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, परिवर्तन और मानकीकृत। और राइट आंसर क्या है कि औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो व्यवस्थित होना, व्यवस्थित क्रम, देखिए मानकीकृत, व्यवस्थित क्रम और परिवर्तनशील, ये तीनों के तीनों औपचारिक मूल्यांकन में आते हैं। लेकिन वस्तुनिष्ठ की बात करें तो कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ अनौपचारिक मूल्यांकन का एक पार्ट है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी आंसर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने क्या आया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत प्रस्तावित करता है क्या? हर्बर्ट गार्डनर ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स स्पीयरमैन या लेव वाइगोत्स्की। बहुत इजी है, आसानी से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया? भाई जल्दी से बताइएगा, ए बी सी डी क्या किया है आप सभी ने? आंसर दीजिएगा सभी। तो देखिएगा, आप सभी जानते हैं द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादित किसने किया है? प्रतिपादित तो यह सी आंसर, चार्ल्स स्पीयरमैन। राइट आंसर, सी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी किया है बहुत बढ़िया जवाब सभी के। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 को समझ लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इन लोगों ने कि अनुक्रिया, व्यवस्थापन और चरित्रकरण किस पक्ष के शैक्षिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? ज्ञानात्मक पक्ष में, भावात्मक पक्ष में, क्रियात्मक पक्ष में या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि किस ब्लूम के किस पक्ष से संबंधित है ये। ब्लूम टैक्सोनॉमी में कौन से पक्ष में सम्मिलित है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो क्या किया है आप सभी ने? इसका जवाब दीजिएगा मुझे। 27 का क्या आंसर हो सकता है? 27 का सी आंसर मुझे मिला है। अनुक्रिया करना, किसी का चरित्रकरण करना शैक्षिक उद्देश्य से सम्मिलित है। तो ये ना तो ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित है, ना ही क्रियात्मक पक्ष। इसका सही जवाब बी ऑप्शन, भावात्मक पक्ष। भावात्मक पक्ष क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? भावात्मक पक्ष में शामिल है। तो जिन्होंने भी बी आंसर दिया है बिल्कुल पढ़ना, बहुत अच्छे से दिया है आपने आंसर। बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? तो देखिए, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, नवीनता या प्रत्यास्मरण। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होगा सही जवाब? मैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं मानी जाती है। पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं निंदा, नवीनता या प्रत्यास्मरण। क्या होगा इसका जवाब? क्या किया है आप सभी ने? बताइएगा, आंसर दीजिए। और अभी कुछ देर में मैं आपको हिंदी का भी पेपर अभी कराने वाली हूँ लेट्स क्रैक टीटी पर। तो वहां पर भी आप हिंदी का सॉल्यूशन देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपके हिंदी में सही होते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर आपने बी, भाई क्वेश्चन नंबर 28 में क्या किया है जल्दी से बताइएगा। देखिए आप सभी जानते हैं यदि बच्चे को अभिप्रेरित करना है तो पुरस्कार और दंड दोनों को रखना है, ठीक है। प्रशंसा एवं निंदा ये भी एक प्रगति का माध्यम है, नवीनता एक नया ज्ञान प्राप्त करना भी, लेकिन प्रत्याय स्मरण डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए भाई, सही जवाब होना चाहिए या सी आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए। प्रत्याय स्मरण जो आप स्मरण कर रहे हैं, जो आपने पहले सीखा हुआ ज्ञान है उसी को स्मरण में ला रहे हैं तो प्रत्याय स्मरण होगा। आप जल्दी से बताइएगा, अभिप्रेरणा की प्रगति नहीं है, ए बी सी डी क्या है इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं। चलिए, तो जिन्होंने बताया ए बी और डी वो बिल्कुल गलत है, इसका सही आंसर नहीं पूछा है तो नवीनता यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 का सी आंसर जिन्होंने भी किया है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या है 29, बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से दीजिएगा जवाब, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा सही जवाब, आंसर दीजिएगा क्या किया है आप सभी ने। क्वेश्चन नंबर 28 में सी ऑप्शन एकदम सही है। और बात करें 29 की कि बच्चों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास, पारिवारिक वातावरण और आपसी संबंध, पास पड़ोस, समुदाय और समाज। तो जिन्होंने भी लगाया डी आंसर बिल्कुल सही आंसर लगाया आप सभी ने, तो डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुक्रिया जन्य अनुबंधन कहते हैं किसे, शास्त्रीय अनुबंधन को, सक्रिय अनुबंधन को, संयोजनवाद को या फिर अनुभव जन्य अधिगम को। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा अनुक्रिया जन्य अनुबंधन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने, जल्दी जल्दी से दीजिएगा इसका क्या किया है आप सभी ने आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब। भाई अनुक्रिया जन्य अनुबंधन किसे कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन को, सक्रिय अनुबंधन, संयोजनवाद को या अनुभव जन्य अधिगम को। तो देखें कितने अच्छे से आप बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का किसी को नहीं पता, जल्दी जल्दी से आंसर मिलना चाहिए। चलिए नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ अनुक्रिया जन्य अनुबंधन किसे कहा जाता है। तो ए आंसर शास्त्रीय अनुबंधन को कहा जाता है, ए आंसर शास्त्रीय अनुबंधन को कहा जाता है। और आपके 30 के 30 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही है, ठीक है। पूरी कोशिश की गई है कि इसमें कोई भी गलती ना हो, लेकिन यदि कोई भी आपको लगता है कि इस क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज गलत कमेंट बिल्कुल भी ना करें। और अब हिंदी की मैं आंसर की आपको लेट्स क्रैक टीटी पर देने वाली हूं, तो जल्दी से आप इसे चेक कर लेट्स क्रैक टीटी पर जुड़ जाइएगा। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और अपने अच्छे से आंसर चेक करने के लिए और जवाब देने के लिए। बहुत अच्छे से आप सभी ने अपने आंसर रखे और बहुत ही अच्छा आपका प्रश्न वो पेपर आया है। तो थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलेंगे लेट्स क्रैक टीटी पर हिंदी के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।